इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एज पर मोमो यूनिवर्सिटी रैंक ऑफ मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म वेयर ए इज अ गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 4। 3 यानी कि नंबर ऑफ रोज होंगे और 4 यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट देखो क्या दिया हुआ है, 4 3 1 6। सेकेंड रो के एलिमेंट है 2 4 2 2। थर्ड रो के अंदर आयो एलिमेंट है 12 14 5 16। क्वेश्चन के अंदर आगे पूछा हुआ है आल्सो फाइंड द रैंक ऑफ ए। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। ये दूसरे पेज में मैं एरो लगा देता हूँ। यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स ए का नाम हम लोग लेफ्ट साइड में ए से दिया हुआ है। ठीक है, गैप मैट्रिक्स का नाम ए दिया तो यहाँ पर फिर से ए लिख लेगा। इज इक्वल टू क्या देना है हमें, नंबर ऑफ रोज कितने इस मैट्रिक्स के अंदर 3 है ना, तो इसके अगर हमें ये आई यूनिट मैट्रिक्स लिखा और उसका ऑर्डर कितना लिखोगे 3, यानी कि ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर से हमें गिवन मैट्रिक्स लिख देना है जो कि ए नाम से आया तो वो फिर से ए लिखा। और नंबर ऑफ कॉलम्स अपने इस ए मैट्रिक्स के अंदर कितने दिख रहे हैं, 4। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 4 होने के कारण हमें यहाँ पे फिर से आई लिखना है। आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट सारे कैसे होंगे, 1 1 होंगे, लेकिन वो कितने ऑर्डर का लिखना है यहाँ पर 4। क्यों 4? क्योंकि यहाँ पर दिए हुए गिवन मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स का मैट्रिक्स हमें बनाना होता है वो इक्वल टू मतलब इक्वल टू के सबसे लास्ट में ही बनाना होता है। ठीक है, अगर हम लोग शुरुआत में इस I3 की जगह पे I4 लिखेंगे फिर बीच में A और फिर I3 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इतना याद रखना, PAQ फॉर्म का अगर जब भी क्वेश्चन आता है जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स हमें लिखना होता है गिवन मैट्रिक्स से वो हमेशा लास्ट में लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, ये जो ए गिवन मैट्रिक्स दिया वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एज इट इज आएगा। I3 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मेंशन करके लिखना है। ये वाला ए लेटर हमें एज इट इज लिखना होगा और उसके आगे I4 यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 हमें लिख देना है। ठीक है, देखो जो पॉइंट बताया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने नीचे स्टेप लिख दिया है। ए मैट्रिक्स गिवन लिखा इक्वल टू I3 यानी कि यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे कैसे होंगे, 1 1 होंगे। ए मैट्रिक्स लिखा I4 यानी कि यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 लिखे हुए। ठीक है, इसके बाद मेन अपना काम चालू हो जाता है। जो भी हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट साइड में करेंगे वो प्रोसीजर किसके लिए स्टैंड करता है, फाइंडिंग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास अलग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो प्रोसीजर हम लोग लेफ्ट साइड में अप्लाई करने वाले वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हो सबसे पहले काम क्या करना होता है हमें, ये जो भी पोजीशन होता है ना A11 यानी कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन है जहाँ पर मैंने पेन का टिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम का पोजीशन है तो उसे A11 से डिनोट किया जाता है। उस पोजीशन से आपको कैसे भी कर 1 लेके आना होता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना होगा, इस 4 की जगह पे यानी कि ये A11 पोजीशन का एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर, इस जगह पे कैसे भी करके हमें क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। तो यहाँ पर 1 लेके आने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, इसके लिए आप लोग रो या फिर कॉलम दोनों में से कोई भी ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 2 कॉलम ऑपरेशन मुझे दिखाई दे रहे, 2 कॉलम ऑपरेशन दिखाई दे रहे, ये मेरा पहला कॉलम है 4 2 12, इस एलिमेंट का ये मेरा C1 कॉलम है। ये 3 4 14 एलिमेंट का मेरा C2 कॉलम है, C2 यानी कि सेकेंड कॉलम। ये मेरा थर्ड कॉलम है और ये मेरा लास्ट कॉलम यानी कि C4 कॉलम है। ठीक है, तो ये 4 की जगह पे मैं 1 कैसे ला सकता हूँ, C1 - C2 करने पर 4 - 3 करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली 1 मिल जाएगा। या फिर इफ़ आई इंटरचेंज C1 कॉलम विथ C3 कॉलम तो भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर देता हूँ, C1 इंटरचेंज में C3 कर देता हूँ। ठीक है, मुझे ये बेटर लगता है, आप ऐसे भी कर सकते हो तो C1 - C2 भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप लोग कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो आपको राइट साइड में ये जो देखो ये जो यूनिट मैट्रिक्स था ना बड़ा वाला, वो किसके लिए लिखा था हम लोगों ने, I4 यानी कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स थे गिवन मैट्रिक्स के अंदर उससे ये बना हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ना। तो कॉलम ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो वो यहाँ पर ही परफॉर्म करेंगे, जो कॉलम ऑपरेशन से बनाया था ना वही पे अप्लाई करोगे। और ये जो पहला वाला यूनिट मैट्रिक्स है वो किससे बनाया हम लोगों ने, नंबर ऑफ रोज गिवन मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ रोज थे उसके अकॉर्डिंग ये बनाया था ना ये पहला वाला मैट्रिक्स। तो अगर रो ऑपरेशन परफॉर्म करने तो वो आपको जो रो जितने नंबर ऑफ रोज थे गिवन मैट्रिक्स के अंदर उतने ऑर्डर का जो यूनिट मैट्रिक्स है वहीं पे परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो ये इक्वल टू के आगे पहला वाला यूनिट मैट्रिक्स किसके लिए स्टैंड करेगा, रो ऑपरेशन के लिए। और ये इक्वल टू के आगे लास्ट वाला मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स किसके लिए स्टैंड करेगा,
कॉलम ऑपरेशन के लिए, ठीक है, इतना याद रखना। और ये दोनों साइमल्टेनियस ऑपरेशन मतलब सेम टाइम होनी चाहिए। अगर लेफ्ट साइड में जो इक्वल टू का मैट्रिक्स है वहाँ पर दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो गई, कॉलम रो दोनों परफॉर्म हो गए। लेकिन अगर रो सेलेक्ट कर दो तो इक्वल टू क्या आ गया, रो के लिए जो मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स लिया था वही पर ऑपरेशन किया जाएगा। और अगर कॉलम ऑपरेशन सेलेक्ट कर दो तो इक्वल टू क्या आ गया, जो कॉलम मैट्रिक्स हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वही पर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, मैं C1 इंटरचेंज बाय C3 करूँगा, यानी कि 4 की जगह पर मुझे डायरेक्टली 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर C1 लिखा मैंने, इंटरचेंज विथ व्हाट, C3 कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड में मैंने सबसे पहला ये क्या दिख रहा है आपको, C1 कॉलम दिख रहा है, इसका मतलब C1 कॉलम में ही चेंजेस होंगे, ठीक है। और वो चेंजेस कैसे बन रहे हैं, बाय रिप्लेसिंग C3। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा कॉलम बदल रहा है, सिर्फ C1 कॉलम बदल रहा है, तो वो सिर्फ उठाकर हमें क्या लिख देना है, C3, यानी कि 1 2 5 यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं, तो वो एज इट इज़ 3 4 14 विल बी एज इट इज़। C3 की जगह पे क्या आ रहा है, C1 आ रहा है, तो ये 4 2 12 लिख दिया। C4 कॉलम में कोई चेंजेस नहीं, वो एज इट इज़ 6 2 16 ये एज इट इज़ लिखा, ठीक है। ये वाला मैट्रिसेस किसके लिए रिजर्व था, ये रिजर्व था रो ऑपरेशन के लिए। रो ऑपरेशन परफॉर्म तो किया नहीं, तो ये वाला मैट्रिक्स हमें एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। 0 1 0, यहाँ पे क्या होगा, 0 0 1 हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्लोज, यहाँ पर ए लिखा। देखो ये वाला मैट्रिक्स किसके लिए रिजर्व था, कॉलम ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म की है, C1 इंटरचेंज बाय C3। तो यहाँ पे मुझे C3 कॉलम लिख देना है, 0 0 1 0। C2 कॉलम में कोई चेंजेस नहीं, 0 1 0 0। ये C3 की जगह पे क्या आएगा, C1 आएगा, 1 0 0 0। और लास्ट वाला कॉलम भी एज इट इज हमें लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर कॉलम लिखते वक्त मतलब ये थोड़ा सा स्पेस भी होना चाहिए नंबर के बीच में, ज़्यादा नज़दीक नहीं आना चाहिए, नंबर सेपरेट दिखाई देने चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 1 लाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। क्या, ये वाला 1 यूज़ करके आप लोग नीचे 0 लाओगे, जब भी नीचे 0 लाने की बात होती है तो आप लोग उसे रो ऑपरेशन के साथ कनेक्ट करना। और ये वाला 1 यूज़ कर साइड में 0 लागे, जब मैं साइड में 0 लाने की बात करता हूँ तो आप लोग उसको कॉलम ऑपरेशन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। पहले आप लोग क्या करोगे, या साइड में भी 0 ला सकते हो, आपकी चॉइस है, या फिर नीचे भी 0 ला सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन हमेशा इतना याद रखना, मैं बताऊंगा कि पहले नीचे 0 लाओ, नीचे 0 लाने के बाद आप लोग साइड में 0 लाओ, ठीक है। तो ये A11 पोजीशन पे हम लोगों ने 1 ला दिया। A11 पोजीशन में 1 लाने के बाद सबसे पहले अभी क्या करोगे आप लोग, उसी कॉलम के उस कॉलम में नीचे 0 लाओगे। ये A11 फर्स्ट कॉलम है ना ये, तो इस 1 के नीचे, जब 1 के नीचे 0 लाने की बात होती है तो आपके दिमाग में रो ऑपरेशन आना चाहिए, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये 2 जो नंबर लिखा हुआ है, ये 2 नंबर किस रो में लिखा हुआ है, 2 ये नंबर सेकेंड रो में लिखा हुआ है, ठीक है। वो क्या है, वहाँ पर R2 है। इस 2 से इस पोजीशन पे आपको लाना है 0, क्या कहा मैंने, इस 2 की पोजीशन पे लाना है आपको 0। तो 2 - 2 करते तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये R2 की पोजीशन पे 2 है, सपोज 2 - 2 करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन आपको इस पोजीशन का 1 यूज़ करना है, ये 1 यूज़ ही करना है। और ये 1 किस रो में लिखा हुआ है, फर्स्ट रो में लिखा हुआ है, तो इसके कारण मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, R1 लिख दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो 5 लिखा हुआ है, इस 5 की जगह पे भी मुझे 0 लेके आना है, ठीक है। लेकिन इस 5 की जगह पे 0 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, रो ऑपरेशन यूज़ करना होगा। कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस 1 को नीचे 0 लाने की बात करता हूँ तो मुझे रो ही ऑपरेशन यूज़ करने होंगे, ठीक है, इतना याद रखना। तो इस 1 को यूज़ करके अगर मुझे नीचे 0 लाने होंगे तो अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, रो ऑपरेशन यूज़ करना, ठीक है। तो ये 5 किस रो में आपको आया हुआ दिख रहा है, थर्ड रो में, इसके कारण आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, R3 लिखोगे, ठीक है। R3 की पोजीशन में नंबर, पहला वाला नंबर कितना दिख रहा है, 5, तो 5 - 5 करते हो तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोग ये वाला 1 यूज़ करोगे जो किस रो में आया हुआ दिख रहा है, फर्स्ट रो में, तो इसके कारण साइड में क्या लिखोगे, R1 लिखोगे, ठीक है। ये बन गया अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन इस मैट्रिसेस को आगे परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, R2, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, R3। इसका मतलब R2 और R3 में ही चेंजेस होंगे, फर्स्ट रो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो में एज इट इज लिख दूंगा, दैट इज़ 1 3 4 6, ये फर्स्ट रो एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर सेकंड रो और थर्ड रो में चेंजेस होंगे, तो ये सेकंड रो में यहाँ पे 0 आ रहा है, डायरेक्टली लिखा, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, वो डायरेक्टली लिखा। अंदर के एलिमेंट हम लोग निकालेंगे, ये इक्वल टू किया। ये जो पहला वाला मैट्रिक्स आपको दिख रहा है छोटा यूनिट, ठीक है, वो रो ऑपरेशन के लिए रिजर्व था, तो यहाँ पर रो ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन इसमें भी फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि R2 और R3 में चेंजेस दिख रहे हैं, वो ही लिखे ना हम लोग को लेफ्ट में। तो फर्स्ट रो ये सेम होने वाला है, 1 0 0। साइड में क्या लिखूंगा, मैं A लिखूंगा। ए लिखने के बाद ये वाला मैट्रिक्स किसके लिए रिजर्व था, कॉलम ऑपरेशन के लिए। तो कॉलम ऑपरेशन तो अभी परफॉर्म हो ही नहीं रहे, तो ये मैट्रिक्स हमें एज इट इज लिख देना है, 0 0 1 0 लिखा, 0 1 0 0 1 0 0 आएगा, अभी लास्ट में 0 0 0
और यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, देखो ये बहुत ही सिंपल ऑपरेशन दिख रहा है आपको, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, लेकिन आप लोग इसको कैलसिस से ही परफॉर्म करोगे, भले ही कितना भी सिंपल नंबर लगे कैलकुलेशन में, आप लोग इसे मैट्रिसेस के केस में हमेशा कैलसिस से ही परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो अभी देखो ये नंबर 4, ये नंबर किस रो में आया हुआ दिख रहा है, ये जो नंबर हमें 4 दिख रहा है वो किस रो का पार्ट है, सेकंड रो का पार्ट है। ठीक है, तो मुझे क्या प्लेस करना होगा कैलसी पे, 4 तो प्लेस करना होगा, 4 माइनस सेकंड रो में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, -2, यहाँ पे क्या यूज़ किया मैंने डिस्प्ले पे -2 इंटू क्या लिखा है, R1 लिखा है, यानी इस 4 का करस्पॉन्डिंग R1 कितना दिख रहा है आपको ऊपर 3, तो साइन के साथ लिखोगे, उसका वैल्यू +3 है ना, तो ये +3 पुट कर दिया। ठीक है, तो 4 - 2 × 3 बन रहा है ऑपरेशन, वैल्यू कितना आता है उसका -2, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें -2 लिख देना है। ठीक है, पहले जो ऑपरेशन आप लोगों ने पहले जो रो आप लोगों ने लिया है कैलकुलेट करने के लिए, पहले उसका ही काम कर दो, डायरेक्टली बीच वाला R3 के ऊपर मत आना है। ठीक है, तो हम लोग पहले R2 का काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके आगे ये 2 है, ये 2 किस रो का पार्ट है, अगर R2 रो का पार्ट है, 2 - 2 होगा, इस 2 का करस्पॉन्डिंग R1 कितना दिख रहा है 4, तो कैसे लिखोगे देखो, 2 R2 का पार्ट -2 ऑपरेशन का पार्ट, 2 - 2 R1, इस 2 का करस्पॉन्डिंग R1 कितना दिख रहा है 4, तो इंटू क्या करूँगा मैं, इंटू 4 कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया -6, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीधा सीधा -6। उसके आगे इस ये 2 किस रो का पार्ट है, अगेन R2 रो का पार्ट है, 2 - 2 तो होगा, इस 2 का करस्पॉन्डिंग R1 वैल्यू 6 है। ठीक है, यहाँ पर मैं रिप्लेसमेंट कर देता हूँ 6, वैल्यू देखो कितनी आती है -10। ठीक है, ये बिना सोचे समझे सिर्फ कैलकुलेटर पे आप लोग डेटा सही डालो। उसके आगे वाले पार्ट में देखो रो ऑपरेशन है, तो यहाँ पे गलती क्या हो सकती है स्टूडेंट से कि आप लोग रो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर दोगे, लेकिन घाई में इधर परफॉर्म करना भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक ही जो रो लिया आप लोगों ने पहले उसको ही परफॉर्म करो, यहाँ पे याद रखना, यहाँ से याद रखना कि यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन करना भूल जाते हैं साइमल्टेनियसली, तो वो भूलना नहीं है। ठीक है, अभी देखो ये जो जीरो है किस रो का पार्ट है, सेकेंड रो का पार्ट है, तो 0 - 2 इंटू R1 कितना होगा, 0 - 2 इंटू R1 कितना होगा, इस 0 का करस्पॉन्डिंग R1 वैल्यू 1 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, ओनली -2। ठीक है, ये R2 तो ये 1 है, R2 का पार्ट है, 1 - 2 टाइम्स ऑफ इसका करस्पॉन्डिंग R1 वैल्यू 0 है, वो कितना आएगा फिर 1 आएगा। ये बहुत ही सिंपल है, तो मैंने इसको कैसे यूज़ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड रो के लिए अभी हमें काम करना है, थर्ड रो में ध्यान देना, ये जो 14 नंबर है थर्ड रो का हिस्सा है, 14 ये थर्ड रो यानी कि R3 का हिस्सा है, 14 R3 की जगह पे आएगा, -5 ऑपरेशन ले रहे हैं, इस 14 का करस्पॉन्डिंग R1 वैल्यू कितनी है 3, तो हमें क्या लिखना है 14 - 5 इंटू 3, 14 - 5 इंटू 3। ठीक है, वो वैल्यू कितनी आएगी देखो -1, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं -1 लिख दूंगा। आफ्टर दैट दिस 12 इज अ पार्ट ऑफ थर्ड रो, 12 - 5 तो करेंगे हम लोग, इस 12 का करस्पॉन्डिंग R1 कितना दिख रहा है हमें 4, तो 12 यहाँ 12 - 5 इंटू 12 - 5 इंटू कितना करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्लेस कर दिया, इक्वल टू कितना आ रहा है वो -8 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा -8। ठीक है, फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 12 - 5 इंटू 4, 12 - 5 इंटू 4 -8 सही है। इसके बाद 16 - 5 इंटू यहाँ पर क्या आएगा अभी 16 - 5 इंटू करस्पॉन्डिंग 16 वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग R1 वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 6। ठीक है, तो देखो आंसर कितना आएगा -14, तो यहाँ पर हमें लिखना है -14। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली हमें राइट साइड में जो रो ऑपरेशन के लिए जो मैट्रिक्स था वहाँ पे परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा 0 - 5 इंटू R1 वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -5 होगी, ये -5 लिखा, यहाँ पर क्या होगी R3 की वैल्यू है 0, 0 - 5 टाइम्स ऑफ R1 कितना होगा 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। इसके बाद ये वाला 1 यूज़ कर आप लोग साइड में 0 लाओगे, जब साइड में 0 लाते तो आपके दिमाग में सिर्फ कॉलम ऑपरेशन आने चाहिए। ठीक है, साइड में कॉलम ऑपरेशन, नीचे रो ऑपरेशन, ये जो 3 लिखा हुआ वो 3 किस कॉलम का पार्ट है, C2 कॉलम, ये 4 जो लिखा है वो C3 कॉलम का पार्ट है, ये जो 6 लिखा हुआ है वो C4 कॉलम का पार्ट है। ठीक है, इसके लिए जब हम लोग कॉलम की बात करेंगे, इस 1 के साइड में 0 लाने की बात करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ ये C1 कॉलम यूज़ करना है। अगर यहाँ पर इस 1 के नीचे जब हमें 0 लाना है तो इसको R1 ही यूज़ करना होगा, ये वाला 1 R1 मतलब फर्स्ट रो का है ना, तो R1 ही यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 3 है 3 किस रो का कॉलम का पार्ट है, C2 कॉलम, C2 की जगह पे कितना लिखा हुआ है 3, इस 3 की जगह पे हमें लाना है 0, तो C2 माइनस क्या कर दूंगा 3 टाइम्स ऑफ C1 कर दूंगा कॉलम। ये 4 जो नंबर लिखा हुआ किस कॉलम का पार्ट है C3, तो ये C3 लिखा -4 टाइम्स ऑफ C1 कर देंगे। 6 ये नंबर किस कॉलम का पार्ट है C4 कॉलम,
वहाँ पर हमें लेके आना है 0, ठीक है। तो ये 6 माइनस 6 कर दो तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन यूज़ क्या करना है, फर्स्ट कॉलम का ये 1 यूज़ करना है, ठीक है। तो वो कैसे लिखूंगा मैं, C4 माइनस 6 टाइम्स ऑफ C1 लिखा है, ठीक है। अभी ये चेंजेस सारे कहाँ पे होने वाले, कॉलम में चेंजेस होने वाले हैं। ये वाले मैट्रिक्स में हम लोग कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स रो ऑपरेशन के लिए परफॉर्म था, लेकिन रो और कॉलम दोनों ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, इधर कौन सा कॉलम नहीं बदलेगा, C1 नहीं लिखा है ना हम लोगों ने कहीं पर, लेफ्ट में क्या दिख रहा है, C2 C3 C4, तो इसका मतलब C1 कॉलम नहीं बदलेगा, तो C1 कॉलम हमें एज इट इज़ लिख देना होगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये सारे 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पर 0 0 0 डायरेक्टली कर देंगे, अंदर के एलिमेंट्स नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो अंदर के एलिमेंट्स नहीं बदले तो वो एज इट इज़ लिखने -2 -6 -10 -1 -8 -14, ठीक है। इतना समझा आपको, इज इक्वल टू हम लोग कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये वाला मैट्रिक्स रो ऑपरेशन रिजर्व था, तो ये वाला मैट्रिक्स हमें एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। तो वो क्या लिखूंगा, 1 0 0 -2 1 0 -5 0 1, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्स्ट रो कॉलम के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ये C2 C3 C4 दिख रहे हैं ना अपने लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब उन्हीं कॉलम में चेंजेस होंगे, C1 कॉलम में चेंजेस नहीं करना है, तो ये 0 0 1 और ये 0 एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। सेकेंड कॉलम में चेंजेस क्या होने वाला है, ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ है, C2, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, दिख रहा होगा C2 की वैल्यू अभी कितनी दिख रही है आपको, 0 0 माइनस क्या करना है, 3 टाइम्स ऑफ C1 करना है, यहाँ पर दोनों क्या 0 है, तो क्या लिख दोगे, डायरेक्टली 0 लिख दोगे, ठीक है। अभी इसका काम हो गया, उसके नीचे पहले देखो पूरे C2 को कॉलम का काम कर दो, ठीक है। पहले हम लोग C2 कॉलम को काम करने के, अभी देखो ये C2 की जगह पे क्या नंबर लिखे आओगे आप लोग, 1, ये दिस 1 इज द पार्ट ऑफ C2 कॉलम, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 कितना होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 0 माइनस दिस 0 इज द पार्ट ऑफ C2 कॉलम, 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, तो क्या लिखोगे यहाँ पर -3, यहाँ पर होगा 0। अभी C3 कॉलम पे ध्यान देना, 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ C1 कितना होगा, 1 होगा, 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ C1 0 होगा, 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 कितना होगा, -4, ये होगा 0, ठीक है। लास्ट कॉलम पे ध्यान दो, अभी 0 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 0 कितना आएगा, 0 0 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 0 अगेन 0, यहाँ पर 0 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 1 -6 आएगा, 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 0 तो कितना होगा, 1 होगा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर 1 ला दिया, नीचे 0 कर दिए, यहाँ पर 1 लाकर बाजू में 0 कर दिए, इसका मतलब अभी हम लोग R1 और C1 यूज़ नहीं कर सकते, इतना याद रखना, ठीक है। R1 और C1 का काम हो गया, अभी हम लोग R1 C1 यूज़ ही नहीं कर सकते, ये इतना याद रखना। इसके बाद आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करनी होगी, सेम प्रोसीजर रिपीट करनी मतलब जैसे तैसे कर कर कुछ भी कर कर, ये जो A2 पोजीशन है ना, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस पोजीशन में हमें नंबर क्या आया हुआ दिख रहा है यहाँ पर फिलहाल -2, इस -2 की जगह पे आप लोग क्या लेके आओगे, 1 लेके आओगे, ठीक है। इस पोजीशन में 1 लाने के लिए कैसे कर सकते हो आप लोग, सीधा पहले मैं क्या कर लेता हूँ, R2 इंटरचेंज बाय R3 कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस -2 की पोजीशन में हमें लेके आना है 1, ठीक है। तो वो 1 लाने के लिए हमें बेटर क्या लग रहा है ये कि R2 इंटरचेंज बाय R3 कर दो, ठीक है। वो करने से पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर R2 को -1 से मल्टीपल कर देता हूँ, R3 को भी -1 से मल्टीपल कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ नहीं था, R3 को भी -1 से मल्टीपल कर दिया है और ये R2 को भी -1 से मल्टीपल कर दिया है, तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, तो फर्स्ट रो हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये फर्स्ट रो में एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ, 1 0 0 0, ठीक है। सिर्फ हम लोग क्या करें, सेकेंड रो को और थर्ड रो को माइनस से साइन से मल्टीपल कर दो, ये क्या हो जाएगा, 0 2 6 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 1 8 और ये 14 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, रो ऑपरेशन के लिए ये वाला मैट्रिक्स यूज होता है, जो रो ऑपरेशन मैट्रिक्स हम लोगों ने पीछे परफॉर्म किए वो यहाँ पर भी परफॉर्म करने होंगे। फर्स्ट रो सेम रहेगा, सेकेंड रो और थर्ड रो को माइनस साइन से मल्टीपल करने के कारण ये 2 -1 0 होगा, ये 5 0 -1 होगा, यहाँ पर बीच में ए आ जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स ये था जो कि कॉलम ऑपरेशन के लिए रिजर्व होता है, उसमें कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हुआ, तो उसके कारण ये मैट्रिक्स हमें एज इट इज लिख देना है, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 -3 -4 -6 0 0 0 1, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, इस 2 की जगह पे क्या लेके आना है, हमें 1 लेके आना है। इस 2 की जगह पे 1 लाने के लिए हम लोग दो तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, एक तो R2 - R3
R2 यानी कि सेकंड रो माइनस थर्ड रो कर देता तो इस 2 - 1 करने पर यहाँ पे 1 आ जाएगा, या फिर सीधा सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं R2 इंटरचेंज बाय R3 इंटरचेंज बाय R2 बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा R3 इंटरचेंज बाय R2 दिखा तो प्रेफरेंस मैंने कहाँ पे दिया, इसको R3 को दिया, लेकिन प्रेफरेंस R3 को नहीं हो रहा है, 2 की जगह पे 1 लाना है ना, तो हमें R2 इंटरचेंज बाय R3 ही लिखना होगा। ठीक है, अगर ये वाला ऑपरेशन यूज़ करता हूँ तो, अदरवाइज R2 माइनस R3 करूँगा। क्या करूँगा, R2 माइनस R3, जो मैट्रिक्स पहले लिखते हैं ना हम लोग, उसको मतलब इंपॉर्टेंस होता है और उसी में चेंजेस होते हैं, ऐसा उसका मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, सीधा सीधा इंटरचेंज ही कर लेता हूँ। ठीक है, इंटरचेंज करने पर क्या हो जाएगा मेरा, ये R2 इंटरचेंज बाय R3 कर देना है मुझे। क्या लिखा, R2 इंटरचेंज बाय ये R3 कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट रो में कोई बदलाव नहीं होगा, 1 0 0 0 ये एज इट इज लिखा, 0 1 8 14 कर दिया। उसके नीचे अभी थर्ड रो में मुझे क्या लिखना है, सेकंड वाला रो, तो 0 2 6 10 लिख दिया। ठीक है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू रो ऑपरेशन जो हम लोगों ने परफॉर्म किए वो इस रो के रिजर्व वाले मैट्रिक्स में परफॉर्म करने होंगे। फर्स्ट रो सेम रख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 5 0 -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 - 1 0 होगा। ठीक है, 2 - 1 0 होगा, यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ए, और ये कॉलम मैट्रिक्स कॉलम ऑपरेशन जो रिजर्व होता वो एज इट इज लिखना है, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 -3 -4 -6 0 0 0 लास्ट में 1, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है। मतलब ये देखो A22 पोजीशन में हम लोगों ने 1 ला दिया, क्या कहा, A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम के पोजीशन में हम लोगों ने 1 ला दिया। यहाँ पर 1 लाने के बाद सबसे पहले आप लोग नीचे ही 0 लाओ। क्या कह रहा हूँ मैं, नीचे ही 0 लाओ। आप लोग साइड में भी 0 ला सकते हो, लेकिन आप लोग एक पैटर्न लेके चलो, पहले नीचे 0 लाओगे, नीचे 0 लाने के बाद आप लोग साइड में 0 लाओगे। नीचे जब 0 लाने की बात होगी हमेशा, तब आपके दिमाग में रो ऑपरेशन ही आने चाहिए। ठीक है, ये नीचे 0 लाने की बात होगी तो आपके दिमाग में रो ऑपरेशन आनी चाहिए, ऐसा मैंने कहा। फिर से ये जो 2 है, 2 की जगह पे हमें क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। और ये 2 आपको कहाँ पे दिख रहा है, R3 रो में दिख रहा है, तो 2 - 2 करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0 लाने के लिए आपको ये 1 यूज़ ही करना है। ठीक है, और आप लोग रो ऑपरेशन यूज़ करना है, तो ये 1 को आप लोग किस रो का मानोगे, सेकेंड रो का मानोगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन कैसे बन जाएगा, R3 - 2 टाइम्स ऑफ R2। देखो R3 की जगह पर 2 है, 2 - 2 कर तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 यूज़ किसका करें हम लोग, सेकेंड रो का। ठीक है, तो ये 1 है, ये ऑपरेशन रहेगा। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा, सिर्फ R3 लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ R3 रो में ही चेंजेस हो गए। पहले 2 रो हमें एज इट इज लिख देने होंगे। ठीक है, 1 0 0 0 ये एज इट इज लिखा, 0 1 8 14 ये एज इट इज लिखा। नीचे चेंजेस करोगे आप लोग 0, ये यहाँ पर तो ये 0 आ जाएगा। ये नंबर देखो, ये नंबर 6 किसका है, R3 का है। 6 - 2 टाइम्स ऑफ इस 6 का करस्पॉन्डिंग R2 वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 8। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो ये नंबर क्या दिख रहा है हमें, 6 R3 का, 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस नहीं आया था, -2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, 6 का करस्पॉन्डिंग R2 वैल्यू वो कितनी है, 8 है। यहाँ पे 8 कर दिया, वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -10 आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, -10 लिखना है मुझे। ठीक है, समझे। इसके बाद आगे ये 10 किसकी जगह पे आ रहा है, R3 की जगह पे। R3 रो में 10 - 2 टाइम्स ऑफ 10 - 2 टाइम्स ऑफ 14 वैल्यू। ठीक है, इस 10 का करस्पॉन्डिंग R2 वैल्यू कितना है, 14, तो इंटू क्या करूँगा, 14 कर दूंगा। ठीक है, ये कैंसिल कर देकर इसे यहाँ पे 14 लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू कर देते हैं। इक्वल टू करने पर आंसर कितना मिल रहा है हमें, ये -18 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, -18। ठीक है, इसी तरीके से जो मैट्रिक्स इक्वल टू के आगे रो ट्रांसफॉर्म रो ऑपरेशन के रिजल्ट होता है वहाँ पे रो ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है, तो पहले 2 रो हमें एज इट इज लिख दें, 1 0 0, यहाँ पर 5 0 -1 ये एज इट इज लिख दिया। तीसरे रो में चेंजेस क्या करने हैं आपको, ये जो 2 है ना, 2 ये 2 किसका पार्ट है, थर्ड रो का। 2 - 2 इंटू इसका करस्पॉन्डिंग R2 वैल्यू कितनी है, वो 5, तो वो कैसे हो जाएगा, 2 - 2 इंटू 5, ये कैंसिल, ये क्लियर कर देता, 2 - 2 इंटू 5, रिजल्ट कितना होगा, -8। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, -8 लिखोगे। ठीक है, इसका दिए -1 है, किस रो का पार्ट है, थर्ड रो का। -1 - 2 इंटू 0 हो गया, कितना रहेगा फिर, -1 ही होगा, तो यहाँ पे -1 लिखा। 0 - 2 टाइम्स ऑफ इस 0 का करस्पॉन्डिंग R2 वैल्यू -1, तो कितना लिखोगे, यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, ये A लिखा। इसके बाद ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। जो मैट्रिक्स किसके लिए रिजर्व है, कॉलम ऑपरेशन के लिए। कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ तो ये मैट्रिक्स हमें एज इट इज लिख देना है नीचे,
0 0 1 0 0 1 0 0 1 -3 -4 -6 0 0 0 1 लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, देखो ये वाला बीच वाला A22 पोजीशन का 1 यूज़ कर कर आप लोगों ने नीचे 0 लाया। अभी क्या करोगे, इस A22 पोजीशन का 1 यूज़ कर कर आप लोग साइड में 0 लाओगे। जब भी साइड में 0 लाने की बात होगी तो आपके दिमाग में कौन से ऑपरेशन आने चाहिए, या फिर आपने किसको किस ऑपरेशन के साथ कनेक्ट करना है, कॉलम ऑपरेशन के साथ। ठीक है, तो ये जो 8 है, 8 की जगह पे हमें लेके आना है 0 और उसके लिए कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना है। कॉलम ऑपरेशन हम लोग यही वाला 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो R1 और C1 का काम तो हो गया था, R1 C1 यूज़ नहीं कर सकते, तो यही वाला 1 यूज़ करना है। और कॉलम की बात हो रही है, जब कॉलम की बात होगी तो ये वाला 1 किस कॉलम का ले गया जाएगा, सेकेंड कॉलम का लिया जाएगा। ठीक है, तो 8 है, ये 8 किस कॉलम का हिस्सा है, थर्ड कॉलम का, तो ये C3 लिखा। 8 की जगह पे लेके आना 0, तो 8 - 8 कर दो तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यूज़ क्या करना है, ये वाला 1, और ये वाला 1 किस कॉलम से आ रहा है, C2 कॉलम से, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, C2। सिमिलरली ये 14 किस कॉलम का पार्ट है, फोर्थ कॉलम का, C4 - 14 इंटू C2 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 14 की जगह पर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पेज को ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर ये ये फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ थर्ड और फोर्थ कॉलम में चेंजेस हुए हैं, तो ये हमें फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में एज इट इज़ लिख देने होंगे 1 0 0। ये सेकेंड कॉलम भी मैं एज इट इज़ लिख दूंगा 0 1 0। थर्ड और फोर्थ कॉलम में चेंजेस कहाँ पे होंगे, इधर इधर होंगे। ठीक है, तो ये 0 एज इट इज़, ये 0 0 एज इट इज़। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, -10, यहाँ पे लिखूंगा -18, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स रो ऑपरेशन के लिए रिजर्व है, तो यहाँ पर चेंजेस नहीं करने, क्योंकि हम लोगों ने रो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए। 1 0 0 5 0 -1 -8 -1 2, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ए। अभी हम लोगों ने रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म की है, जिसके अंदर C3 और C4 में चेंजेस हुए हुए दिख रहे हैं हमें, तो C1 C2 एज इट लिखने होंगे। तो इसका C1 C2 कॉलम में एज इट लिख दूंगा 0 0 1 0 0 1 -3 0। ठीक है, C3 कॉलम में चेंजेस मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान देखना। C3 कॉलम, ये C3 कॉलम है, C3 कॉलम में चेंजेस क्या हुआ है, C3 का एलिमेंट पहले तो 1 लिखूंगा, 1 - 8 टाइम्स ऑफ C2, 1 - 8 टाइम्स ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग C2 विच इज़ 0, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है। ठीक है, इसके बाद C3 की वैल्यू 0 है, 0 - 8 इंटू उसका करस्पॉन्डिंग C2, तो कितना होगा सॉरी 0 - 8 इंटू 1, क्या लिखोगे फिर, ये -8 लिखोगे। इसके बाद C3 की जगह पे ये नंबर क्या दिख रहा है आपको, -4 दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। ये जो -4 है किस कॉलम का पार्ट है, C3 कॉलम का, तो -4 - 8 इंटू इस -4 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, C2 वैल्यू -3 है। ठीक है, वो कैसे आएगा कैल्सिबल, -4 - 8 इंटू माइनस C2 करस्पॉन्डिंग वैल्यू -3 है। ठीक है, तो उसका आंसर देखो कितना बनता है, 20। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा 20। ठीक है, ये सब कुछ 0 दिख रहे, तो यहाँ पर तो 0 ही आएगा। आगे C4 कॉलम में ध्यान देना, C4 कॉलम में पहला एलिमेंट कितना दिख रहा है आपको, 0 0 - 14 टाइम्स ऑफ C2 C2, तो C2 यहाँ पे मत देखना, C2 कितना है, 0 था, तो कितना रहेगा, ये 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 - C4 का वैल्यू ये 0 0 - 14 टाइम्स ऑफ C2, तो क्या लिखोगे, -14 लिखोगे, -14 लिखा। -6 किसका पार्ट है, ये C4 कॉलम का, तो यहाँ पे मुझे लिखना है -6 -14 इंटू इसका करस्पॉन्डिंग -6 का करस्पॉन्डिंग C2 वैल्यू इज -3, तो यहाँ पर लिख दिया -3। तो आंसर कितना हो रहा है उसका, 36। तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग 36। ठीक है, ये 1 है, 1 माइनस क्या करना है आपको, C4 की जगह पे ये 1 लिया, 1 - 14 टाइप्स ऑफ C2, करस्पॉन्डिंग C2 वैल्यू कितनी, 0, तो ये कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, लास्ट में क्या करूँगा मैं, यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये 1 नीचे 0 लाए, बाजू में 0 लाए, वैसे ही अब इन लोगों ने रिपीटेशन किया, ये वहाँ पे 1 लाया, नीचे 0, साइड में 0। अभी इस -10 की जगह पे आपको क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। ठीक है, इस -10 की जगह पे 1 लेके आने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो मैं C3 कॉलम को -10 से डिवाइड कर दूंगा, या फिर R3 रो को -10 से डिवाइड कर सकता हूँ। आपकी चॉइस, दोनों में से आप लोग कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा मैं C3 कॉलम को -10 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, C3 कॉलम को या फिर C3 कॉलम को मैं -1/10 से मल्टीपल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चेंजेस किस कॉलम में दिखा है हम लोगों ने, साथ साथ में हम लोग इसको भी कर देते हैं। C4 कॉलम के अंदर जो नंबर -18 दिख रहा है ना, उसको भी हम लोग -1/18 से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है,
तो देखो चेंजेस कहाँ पे हो गए, C3 और C4 कॉलम में ही हो गए, ठीक है। तो वही पे ध्यान देना हमें, पहले दो कॉलम एज इट इज लिखने होंगे, 1 0 0, पहला कॉलम हो गया 0 1 0, तीसरा कॉलम एज इट इज लिखा, सॉरी दूसरा कॉलम एज इट इज लिखा। तीसरे कॉलम में क्या चेंजेस करेंगे आप लोग, इसको -1/10 से मल्टीपल कर दोगे, ठीक है। तो वो चेंजेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 0 1 हो जाएगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, कॉलम ऑपरेशन यूज हुआ है तो ये यहाँ पे कोई चेंजेस करना ही नहीं है, तो वो एज इट इज लिखेंगे 1 0 0 5 0 -1 -8 -1, ये 2 एज इट इज लिखा, यहाँ पर ए लिखा, ठीक है। सेकेंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ कॉलम में चेंजेस किए -10 और -18 डिवाइड कर, ठीक है। वही चेंजेस हम लोग रिस्पेक्टिव कॉलम में दिखाएंगे। यहाँ पे पहले दो कॉलम एज इट इज लिख देने हैं, 0 0 1 0 0 1 -3 0। थर्ड कॉलम में डिवाइड किया जा रहा है -10 से, तो ये क्या होगा -1/10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 8/10 यानी कि 4/5 लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो ये 4/5 लिखा। 20/-10 कितना होगा, -2 लिखा। 0 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो वो कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। 0 को 18 से डिवाइड करने पर यहाँ पे 0 होगा। -14 ये माइनस माइनस कैंसिल, 7/9 हो जाएगा, ये 7/9। 36 को अगर 18 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा, -2 होगा। ये -1/18 था ना ये, तो कितना लिखोगे, -1/18 लिख दोगे, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, देखो यहाँ पर 1 लाया, नीचे 0, साइड में 0 कर दिए थे, फिर यहाँ पे 1 लाया, नीचे 0 और साइड में 0 कर दिए थे, यहाँ पे 1 लाया, नीचे 0 लाने के लिए कोई नंबर है ही नहीं, लेकिन साइड में 0 करने के लिए नंबर तो है ना अपने पास। और साइड में जब 0 करोगे तो आप लोग साइड में जब की बात आती है तो आपके दिमाग में कौन से ऑपरेशन आने चाहिए, कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ पे साइड में इस 1 की जगह पर ये इस 1 के लिए ये वाला 1 साइड का 1 हो गया, तो साइड में 0 लाना, तो इसका मतलब क्या करोगे, C4 - C3 कर दोगे, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या बनेगा अभी, C4 - C3, ये जो 1 है, दिस 1 गेट माइनस बाय दिस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। C4 - C3 ऑपरेशन किया। पहले तीनों कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, C4 लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है पहले, तो इसका मतलब C4 कॉलम में ही चेंजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले 3 कॉलम एज इट लिख देंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, ये रो ऑपरेशन के लिए फिक्स मैट्रिक्स था, तो यहाँ पे रो ऑपरेशन नहीं हुआ, तो ये मैट्रिक्स हमें एज इट इज लिख देना है, 1 0 0 5 0 -1 -8 -1 2, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ए लिखा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, C4 - C3 किया, तो 3 कॉलम पहले तो सेम लिखने, पहले वाले 0 0 1 0, यहाँ पे क्या होगा, 0 1 -3 0, आगे क्या है, -1/10 4/5, ठीक है, -2, ये 0, ये पहले 3 कॉलम एज इट इज लिखे। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, C4 - C3, 0 माइनस ऑफ माइनस, ये क्या हो जाएगा, +1/10 हो जाएगा। 7/9 माइनस आपको करना है 4/5, उसका आंसर आएगा -1/45, तो ये -1 लिखा, अपॉन 45 कर दिया इस तरीके से। -2 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा यहाँ से, और ये क्या रहेगा, -1/18 ही रहेगा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर ये अपना फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये जो पहला मैट्रिक्स है ना, ये रो के लिए वो P था, PAQ, और जो लास्ट में लिखा वो है अपना Q मैट्रिक्स। लेफ्ट साइड में शुरुआत में हम लोगों ने ये जो गिवन मैट्रिक्स लिखा था, क्वेश्चन का लिखा था ना, वो चेंज होते होते एक तरीके से हमें यूनिट मैट्रिक्स जैसा मैट्रिक्स दिख रहा है, जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ डायगोनल्स में 1 1 आता है, उतने ही नंबर ऑफ उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या कह सकते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट, 3, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3, एंड P का वैल्यू जो A मैट्रिक्स से पहले आया है वो P का वैल्यू होगा, P मैट्रिक्स का वैल्यू होगा, वो है 1 0 0 5 0 -1 -8 -1, और यहाँ लास्ट में 2, ठीक है। और ये Q मैट्रिक्स का वैल्यू होगा, यहाँ पे ध्यान रखना P और Q ये मैट्रिक्स हमेशा सब लोगों के एक जैसे नहीं होंगे, P और Q की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। ये शुरुआत स्टार्ट करने के आपके सबके ऑप्शन एक जैसे होंगे ऐसा नहीं होगा, कोई दूसरे तरीके से भी इसको रैंक लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके कारण P और Q के सारे की वैल्यू अलग अलग के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे वो ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं रैंक लाने के लिए, उस तरीके से ये वैल्यू डिपेंड हो सकती है, लेकिन हर एक का रैंक एक जैसा ही आएगा, इतना याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग Q की वैल्यू मेंशन कर रहे थे, 0 0 1 0 0 1 -3 0 -1/10 4/5 -2 0, ये -1/18,
यहाँ पे 0, यहाँ पे -1/14 और ये होगा 1/10, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो ये पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक है ना, आपका प्लेलिस्ट को मिल जाएगा आपको इसका, और साथ में अदर टॉपिक्स का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको एटलीस्ट उस कंसेप्ट के ऊपर मिनिमम 3 सम तो करने ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सम करने चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रोपोर्शन होना चाहिए, फिर ऐसे ही पैटर्न होना चाहिए कोई भी कंसेप्ट को क्लियर करते वक्त या फिर प्रिपेयर करते वक्त। मिनिमम 3 सम होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 कह रहा हूँ, 5 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इतना टाइम भी नहीं होता, लेकिन मिनिमम हर एक कंसेप्ट के ऊपर एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी रहेगा मेरी तरफ से, मैं तो इतना बताऊँगा। तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपको किसी कंसेप्ट में डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ साथ में ये भी बता देना कि आप लोग किस कॉलेज से हो, किस यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।